Welcome students. In last class we have discussed about different type of unit cells on the basis of position of particles in cubic crystal. Now we are going to discuss about packing efficiency of these unit cells. So packing efficiency of these unit cells. What is packing efficiency? पैकिंग इफिशियंसी का मतलब है हाउ मच इट इज पैक्ड, यानी कि कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ है, हाउ मच वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दीज पार्टिकल्स। जैसे कि हम बात करें इस रूम की, इस क्लासरूम की, मान लो कि 300 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है, यानी कि इसमें 300 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं एक साथ। बट फिलहाल इसमें मान लो कि 200 स्टूडेंट्स ही बैठे हुए हैं, यानी कि इसकी कैपेसिटी तो थी 300 की, बट बैठे हुए कितने, ऑक्यूपाई कितने, 200, यानी कितना स्पेस ऑक्यूपाइड है, तो 200 सीट्स तो ऑक्यूपाइड है, जबकि 300 सीट्स इसके अंदर टोटल है। यानी कि हम कह रहे हैं 300 में से 200 सीट्स का स्पेस ऑक्यूपाइड है, जबकि 100 का स्पेस वेकेंट है। तो हम कह देंगे पैकिंग इफिशियंसी का मतलब ही क्या है। पैकिंग इफिशियंसी का मतलब यही है कि कितना स्पेस है वो ऑक्यूपाइड है, कितना वॉल्यूम। जैसे हम कह दें कि एक यूनिट सेल है, उसका 70% वॉल्यूम ही ऑक्यूपाइड है, 70% वॉल्यूम है वो पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाइड है, 30% स्पेस क्या है इसका, सॉरी वॉल्यूम क्या है, वेकेंट है, 30% वॉल्यूम वेकेंट है। तो हम कह देंगे इसकी पैकिंग इफिशियंसी कितनी हुई, 70%। क्लियर। सो पैकिंग इफिशियंसी की डेफिनेशन की बात करें तो क्या बता देंगे अपन, व्हाट इज पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी इज परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम दैट इज ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स लाइक आयन, एटम और मॉलिक्यूल। यानी कि टोटल वॉल्यूम में से जितना वॉल्यूम पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाइड रहेगा उसको हम क्या कह देंगे, पैकिंग इफिशियंसी। उसका परसेंटेज निकाल लेंगे सारे यूनिट सेल में। तो सबसे पहले हम देखें पैकिंग इफिशियंसी की डेफिनेशन हमने देख ली। हम यदि फॉर्मूले की बात करें पैकिंग इफिशियंसी की तो क्या लिख देंगे, पैकिंग इफिशियंसी की फॉर्मूला हम लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय हम किसकी पैकिंग इफिशियंसी देख रहे हैं, हम एक यूनिट सेल की पैकिंग इफिशियंसी देख रहे हैं। तो हम कह देंगे उस यूनिट सेल का जो जितना वॉल्यूम इन पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाइड है डिवाइडेड बाय उस यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम आ जाएगा अपॉन टोटल वॉल्यूम। ये हो गया पैकिंग इफिशियंसी का फ्रैक्शन। यदि हम परसेंटेज की बात करें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। पैकिंग इफिशियंसी हमने कहा कि जितना पैक्ड है उसी को हम पैकिंग इफिशियंसी कह रहे हैं, यानी कि टोटल वॉल्यूम में से जितना वॉल्यूम इन पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया उसी के परसेंटेज को अपन पैकिंग इफिशियंसी का परसेंटेज कह देंगे। क्लियर। सो अब देखिए जब वॉल्यूम की बात आई है तो हमें पहले वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन करना होगा। हम कह रहे हैं कि हमारे पास शेप सारी यूनिट सेल की कैसी होगी, हम देखो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम पढ़ रहे हैं, क्यूबिक क्रिस्टल पढ़ रहे हैं। क्यूबिक क्रिस्टल में हम बोलेंगे कि सारी की सारी यूनिट सेल की शेप तो क्यूबिक ही होगी, क्यूब जैसी होगी, बट हम कह रहे हैं उसमें पार्टिकल्स की पोजीशन कहाँ कहाँ पे पार्टिकल्स सिचुएटेड है उसके बेसिस पे हमने 3 नाम दिए थे, सिंपल क्यूबिक, दूसरा दिया था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और थर्ड दिया था फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्लियर है। अब हम कह रहे हैं कि देखिए वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो यूनिट सेल का वॉल्यूम बोलेंगे, यानी कि एक क्यूब का वॉल्यूम बोलेंगे अपन। तो टोटल वॉल्यूम तो हम कह रहे हैं कि एक क्यूब का वॉल्यूम लिख देंगे, बट पार्टिकल्स का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पार्टिकल्स का वॉल्यूम हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि जिस भी यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, जैसे हम कह रहे हैं सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो जाएगा 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सिंपल क्यूबिक में एक यूनिट सेल में टोटल 1 पार्टिकल होता है, बीसीसी में 2 पार्टिकल होते हैं।
जबकि एफसीसी में 4 पार्टिकल होते हैं। क्लियर। अब हम कह रहे हैं कि यदि हमें सिंपल क्यूबिक की पैकिंग इफिशियंसी लिखनी है, इसका मतलब क्या हुआ, इस एक जो पार्टिकल है, एक पार्टिकल का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय यूनिट सेल। यूनिट सेल कैसी होगी, यूनिट सेल तो हमेशा क्यूबिक ही होगी ना, तो हम लिख देंगे क्यूब का वॉल्यूम इंटू 100। क्लियर है। अब देखिए हम कह रहे हैं पार्टिकल्स को हम हमेशा स्फेरिकल ही मानेंगे, तो देखिए ऊपर तो स्फेयर का वॉल्यूम लिखना पड़ेगा अपने को, जबकि नीचे अपने को क्या लिखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में अपने को वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी उस यूनिट सेल का वॉल्यूम लिखना पड़ेगा। यूनिट सेल अपने पास कैसी है, क्यूबिक, यानी एक क्यूब का वॉल्यूम लिखना पड़ेगा। तो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यदि ए आर्म का एक क्यूब है तो हम कह देंगे कि इसका वॉल्यूम तो ए क्यूब हो जाएगा। जबकि हम कह रहे हैं सारे पार्टिकल्स को अपन स्फेयर ही मानते हैं, राउंडेड ही होते हैं स्फेयर जैसे, तो स्फेयर का वॉल्यूम अपने को ऊपर लिखना पड़ेगा। तो स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लिख देंगे अपन, 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। बट हम कह रहे हैं कि देखिए ऊपर तो हम लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जितने भी एटम होंगे, एटम को हम जेड लिख देते हैं। नीचे हम लिखेंगे यदि ए स्फेयर का, सॉरी ए आर्म का अपने पास क्यूब अपन ने एज्यूम किया है, तो हम कह देंगे इसकी सारी आर्म्स ए हैं, तो हम कह देंगे इस क्यूब का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, ए क्यूब। तो देखिए अपने पास ऐसा सा कुछ फॉर्मूला निकल के आएगा। ये हो जाएंगे यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये एक पार्टिकल का वॉल्यूम आ जाएगा अपने पास, और ये आ जाएगा अपने पास पूरी यूनिट सेल का वॉल्यूम। तो देखिए यहाँ पे हम रेडियस आर ले रहे हैं, जबकि यहाँ पे आर्म ए ले रहे हैं, तो इन दोनों में यदि कोई रिलेशन होगा, दोनों को किसी एक में कन्वर्ट करेंगे तभी हम इनको कैंसिल आउट कर पाएंगे, तभी अपने पास परसेंटेज में कोई वॉल्यूम, कोई वैल्यू निकल के आएगी। क्लियर। तो सबसे पहले हम इस आर और ए में रिलेशन कैलकुलेट करते हैं इन तीनों टाइप की यूनिट सेल में। क्लियर है। किसी को ये डाउट तो नहीं आ रहा कि ये नाम तो अपन ने ये दिए हैं, जबकि यहाँ पे अपन ने एक क्यूब का वॉल्यूम लिखा है। हम कह रहे हैं क्यूबिक क्रिस्टल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सारी की सारा का सारा क्रिस्टल है वो क्यूब जैसी छोटी छोटी स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ है। यानी ऐसी छोटी छोटी क्यूब जैसी यूनिट बहुत बार बार रिपीट होके ऐसे क्यूबिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करती हैं, और ये जो बार बार रिपीट होने वाली यूनिट है उन्हीं को अपन ने यूनिट सेल कहा था। अब हम कह रहे हैं कि इस क्यूब में जो यूनिट सेल है इसमें पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड हो सकते हैं, उसके बेसिस पे हमने 3 इसके सब टाइप्स बता दिए हैं यूनिट सेल के। सिंपल क्यूबिक है, इसका मतलब पार्टिकल्स ओनली एंड ओनली कहाँ पे सिचुएटेड है, कॉर्नर्स पे सिचुएटेड है। जबकि बॉडी सेंटर्ड बोल दिया, इसका मतलब हमने कहा कि कहाँ पे सिचुएटेड होंगे, यस कहाँ पे होंगे, हमने कहा बॉडी सेंटर्ड है, इसका मतलब प्रिमिटिव टाइप की तो होगी यानी कि कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल्स रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा जो क्यूब लिया अपन ने, क्यूब के सेंटर में भी एक पार्टिकल रहेगा। क्लियर। एफसीसी की बात करें तो हम कह देंगे कि इसके कॉर्नर पे तो पार्टिकल रहेंगे ही रहेंगे, इसके अलावा सारी फेस के सेंटर पे एक एक पार्टिकल और रहेगा। क्लियर। तो ये फॉर्मूले की रूपरेखा आपको समझ में आई। हम अभी इसमें डिस्कस करेंगे सारी टाइप की यूनिट सेल में पैकिंग इफिशियंसी कितनी कितनी आएगी उसकी कैलकुलेशन करेंगे। बट उससे पहले अपन ने कहा कि यहाँ पे अपन रेडियस ले रहे हैं, जबकि यहाँ पे आर्म ए ले रहे हैं, या एज की लेंथ बोल देते हैं इसको ए। तो हम कह रहे हैं कि हमें इन दोनों में कोई रिलेशन फाइंड आउट करना होगा, तभी ये कैंसिल हो सकते हैं, तभी अपने पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकती है। क्लियर। तो सबसे पहले आर एंड ए में रिलेशन कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद में हम इनकी पैकिंग इफिशियंसी का कैलकुलेशन करेंगे, यानी ये कितना पैक्ड है, कितना परसेंटेज इसका वॉल्यूम है वो एटम्स के द्वारा या फिर मॉलिक्यूल्स के द्वारा, हम कहें कि पार्टिकल्स के द्वारा ऑक्यूपाइड है। क्लियर। पैकिंग इफिशियंसी की डेफिनेशन एंड फॉर्मूला समझ में आया। क्लियर। अब हम बात करेंगे रिलेशन। पहले हम रिलेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, किस किस के बीच में रिलेशन हमें कैलकुलेट करना होगा। तो रिलेशन
रेडियस किसकी, रेडियस ऑफ स्फेयर, जो पार्टिकल लिए स्फेरिकल पार्टिकल माने अपन ने, उसकी रेडियस। एंड एज लेंथ, एज लेंथ बोल दे हम इसको, या फिर इसको आर्म लेंथ बोल दें, एक ही बात है। एज लेंथ अपने पास ए हो जाएगी, रेडियस अपने पास स्मॉल आर हो जाएगी। क्लियर। चलिए हम तीनों टाइप की ही यूनिट सेल के अंदर ये रिलेशन कैलकुलेट करेंगे, ताकि हम किसी, जो अभी अपन ने पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, उसके अंदर किसी भी एक की वैल्यू रख देंगे, चाहे रेडियस की चाहे एज लेंथ की। क्लियर। तो सबसे पहले लेते हैं हम सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, SCC, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। इसमें हमने कहा सिंपल क्यूबिक है, इसका मतलब इसमें प्रिमिटिव टाइप की क्या रहेगी, यूनिट सेल रहेगी। क्लियर। प्रिमिटिव टाइप की यूनिट सेल है इसके अंदर, इसका मतलब है कि पार्टिकल्स ओनली एंड ओनली कहां पे सिचुएटेड है, पार्टिकल्स ओनली एंड ओनली क्यूब के कॉर्नर पे सिचुएटेड है। ये अपन ने क्यूब ले लिया, ये हमने कहा कि सारे कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स रखे हुए हैं। क्लियर। अब हम कह रहे हैं कि ये इसकी एज लेंथ है, सारे एज की लेंथ सेम ही होती है क्यूब में, तो ये हो जाएगी। हम किसी भी एक एज को ले लेते हैं, चाहे जैसे हमने ये एज चूज कर लिया, तो बताइए इस एज में कहां कहां पे पार्टिकल्स मिल सकते हैं। हम इस एज पे चलेंगे तो देखिए इस कॉर्नर पे पार्टिकल है और इस कॉर्नर पे पार्टिकल है। क्लियर। हमने कहा पार्टिकल स्फेरिकल है, हमें पार्टिकल की रेडियस और इस एज लेंथ ए में रिलेशन कैलकुलेट करना है, तो हम इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं, चाहे ये एज ले लेते हैं अपन। क्लियर। चाहे ये एज ले लो, अपने पास कोई सा भी एज ले सकते हैं, क्योंकि सारे एज की लेंथ सेम ही होती है क्यूब में। क्लियर। चलो हम कह रहे हैं हमें इनके स्फेयर की रेडियस एंड एज लेंथ में रिलेशन कैलकुलेट करना है। मैं इनको थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं, ये पार्टिकल्स ही हैं, इनको थोड़ा साइज में मैंने इनको जूम कर दिया ताकि हम इसकी रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन कैलकुलेट कर सकें। क्लियर। तो देखिए हमारे पास ये अपन ने एज की लेंथ ली है, बताइए कितनी होगी, ये एज लेंथ ए हो जाएगी। क्लियर। स्फेयर अपन ने लिए हैं, बताइए दो स्फेयर, इस स्फेयर की ये रेडियस यहां तक, इस स्फेयर की ये रेडियस यहां तक, स्फेयर है सेम ही होंगे, साइज थोड़ी छोटी बड़ी बन गई होगी, बट हम कह रहे हैं कि दोनों की साइज भी सेम ही होगी, रेडियस भी एक ही होगी दोनों की। क्लियर। तो इस स्फेयर की रेडियस ये रही, इस स्फेयर की रेडियस ये रही। अब मेरे को बताइए ये अपन ने एज लिया है, ये वाला एज मैं इधर लिख देता हूं, इसकी लेंथ हमें पता है कितनी है, एज लेंथ ए है। क्लियर। जबकि हम कह रहे हैं कि इसके अंदर कितनी रेडियस आ रही है, एक रेडियस ये रही और एक रेडियस ये रही, यानी कि हम कह रहे हैं कि इसके अंदर 2r है। हम कह रहे हैं इसकी लेंथ रेडियस की टर्म्स में 2r आई है, जबकि हमें पता है इसकी लेंथ कितनी थी, एज लेंथ a। तो सिंपल क्यूबिक में हम कह सकते हैं कि 2r इज इक्वल टू क्या आया, a। क्लियर। 2r इज इक्वल टू a आया, हम कह देंगे r इज इक्वल टू क्या जाएगा, a/2। क्लियर है। कैसे है, समझ में आया। हम कह रहे हैं सिंपल क्यूबिक है, इसका मतलब है कि पार्टिकल्स ओनली एंड ओनली क्यूब के कॉर्नर पे रहेंगे। हम एज लेंथ ए एंड स्फेयर की रेडियस आर में रिलेशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम कह देंगे किसी भी दो कॉर्नर को चूज कर लेते हैं जो किसी एक एज के द्वारा जुड़े हुए हो। क्लियर। हमने ये एज चूज किया, इसका ये किनारा चूज किया है, ये एज लेंथ इसकी ए हो जाएगी। इसके अंदर हम कह रहे हैं कि पार्टिकल्स देखो सिंपल क्यूबिक है तो केवल एंड केवल दो कॉर्नर पे ही रहेंगे। हमने इन दोनों पार्टिकल को क्या कर दिया, थोड़ा बड़ा कर दिया। बताइए इस वाले एज पे, इस वाले किनारे पे कोई और पार्टिकल जुड़ा हुआ है क्या, इस वाले किनारे पे कोई भी पार्टिकल इन दो के अलावा नहीं है, इसलिए हम दो पार्टिकल ले लेंगे। दोनों पार्टिकल की रेडियस अपने पास 2r आ जाएगी, r एंड r, 2r इज इक्वल टू हमने कहा कि a आ गया, तो r रेडियस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एज लेंथ a डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। तो हमारे पास सिंपल क्यूबिक में ये रिलेशन निकल के आया। इसको मैं एक जगह लिख देता हूं, सिंपल क्यूबिक में अपने पास आया r इज इक्वल टू a/2।
यू मस्ट रिमेम्बर इट। अभी पैकिंग इफिशियंसी में अपन इसको काम में लेंगे। क्लियर है। सेकेंड हम देखते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बोलते ही अपने को दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसमें पार्टिकल कहां कहां पे सिचुएटेड रहेंगे, कहां कहां पे रहेंगे। हम कह रहे हैं कि ये क्यूब ले लिया अपन ने, बॉडी सेंटर्ड है, इसका मतलब सारे के सारे कॉर्नर्स पे तो रहेंगे ही रहेंगे पार्टिकल्स। ये सारे के सारे कॉर्नर पे अपन ने बना दिए। क्लियर है। ये थोड़ा अच्छे से बना लीजिएगा इसको। सारे के सारे पार्टिकल्स, सारे के सारे कॉर्नर्स पे पार्टिकल रहेगा एक एक। क्लियर। ये सारे कॉर्नर पे बना दिए अपन ने। इसके अलावा बॉडी सेंटर्ड है, इसका मतलब एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर में, जो बॉडी है, बॉडी क्यूबिक है तो क्यूबिक के सेंटर में रहेगा। क्लियर। तो देखिए हम इन सब पार्टिकल्स को जो आपस में कनेक्टेड हो, यानी कि हम एक ऐसी लाइन अज्यूम करेंगे, ऐसी लाइन अज्यूम करेंगे जिसके अंदर ये बॉडी के सेंटर में जो पार्टिकल सिचुएटेड है ये भी आ जाए और कॉर्नर पे जो सिचुएटेड है वो भी आ जाए अपने पास। यानी कि हम कह रहे हैं कि इसको अपने को जरूर लेना है। क्लियर। अब मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं। देखिए हमें बॉडी के सेंटर में, यानी इस रूम के सेंटर में पार्टिकल रखा हुआ है, उसको यदि अपने को लेना है तो क्या करेंगे, किसी दो आमने सामने के कॉर्नर को मैच करने वाली एक लाइन खींच लेते हैं। क्लियर। हम ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो दो कॉर्नर के पार्टिकल को मिलाती हो और एक सेंटर में जो पार्टिकल रखा हुआ है उसके अंदर से होके जाती हो। क्लियर। चलिए हमने कहा दो आमने सामने के कॉर्नर पे, तो ये कॉर्नर ले लेते हैं अपन। आमने सामने के कॉर्नर यहां पे ये हो जाएंगे। तो देखिए किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि हमने ये सामने वाला कॉर्नर क्यों नहीं लिया। ये सामने वाला कॉर्नर तो इस फेस के ही सामने वाला है। हम तो कह रहे हैं ऐसा लेंगे जिसमें बॉडी के सेंटर में रखा हुआ पार्टिकल है वो भी इंक्लूड हो। बात समझ में आ रही। चलो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एक सेंटर में पार्टिकल है जो बॉडी के सेंटर में रखा हुआ है, ये बना दिया अपन ने। दो अपन कह रहे हैं कि कहां पे है, दोनों कॉर्नर पे पार्टिकल है, तो ये दोनों कॉर्नर पे पार्टिकल बना दिए अपन ने। बात समझ में आई। अब देखिए हम कह रहे हैं इसकी अपने को लेंथ निकालनी है। इसकी लेंथ हम देखो रेडियस की टर्म्स में तो आराम से निकाल सकते हैं। रेडियस की टर्म्स में यदि निकालनी हो तो देखो इसकी एक रेडियस ये रही, एक रेडियस ये रही, यानी डायगोनल हो गया। क्लियर। ऐसे हम कह रहे हैं इस स्फीयर की एक रेडियस यहां पे आई है, जबकि इस स्फीयर की भी एक रेडियस इसमें इन्वॉल्व हुई है। हम कह रहे हैं सारे स्फीयर सेम ही होंगे, इसलिए हम कह दें ये एक आर, ये सेकेंड आर, ये थर्ड आर रेडियस एंड और ये फोर्थ आर। क्लियर है। देखिए हमने कहा रेडियस की टर्म्स में तो इस जो डायगोनल लिया अपन ने इसकी लेंथ आ गई अपने पास 4r इसकी लेंथ आ गई रेडियस की टर्म्स में तो। बट अभी अपने को एज लेंथ एक ही टर्म्स में इसकी लेंथ नहीं पता। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल सेलेक्ट करते हैं। बताइए हम कह रहे हैं इस कॉर्नर से ये वाला एज भी इससे लिंक्ड है। एक तो ये एज इससे लिंक्ड हो गया, ये हम कह रहे हैं कि डायगोनल बन गया अपने पास जिसकी रेडियस की टर्म्स में लेंथ 4r आ गई। क्लियर। अब मेरे को बताइए ये हो गया अपने पास इसका परपेंडिकुलर, ये इसका हाइपोटेनस, तो बताइए इसका बेस कौन सा होगा, ये इसका बेस होगा कि नहीं होगा। हम इस रूम को एक क्यूब अज्यूम कर सकते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। हम कह रहे हैं बॉडी के सेंटर में पार्टिकल है, रूम के सेंटर में, यहाँ पे इसको हमें इन्वॉल्व करना है, तो हम कह देंगे कि रूम के किसी भी दो कॉर्नर को, आमने सामने के दो कॉर्नर को सेलेक्ट करेंगे। हम कह रहे हैं कि किसी एक फेस के दो आमने सामने के कॉर्नर को, जैसे इस फेस के दो आमने सामने के कॉर्नर को चूज नहीं करेंगे। यदि ऐसा करेंगे तो हम कह रहे हैं कि जो सेंटर में पार्टिकल था वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। बात समझ में आ रही। चलिए हमने कहा दो आमने सामने के कॉर्नर को अपन ने ले लिया। इसको यदि ऐसा हम ये आमने सामने के कॉर्नर
को मिलाने वाले इस डायगोनल को लेंगे। तो देखिए इसमें कॉर्नर वाले एटम भी आ गए, दो सॉरी पार्टिकल, कॉर्नर वाले पार्टिकल भी आ गए। इसके अलावा हम कह रहे हैं कि बॉडी के सेंटर में जो पार्टिकल है वो भी इसमें इंक्लूड हो गया। तो देखिए इसमें इसकी थोड़ा ऐसा सा बना देता हूं मैं। देखिए ये सेंटर वाला पार्टिकल आ गया और ये दोनों कॉर्नर के पार्टिकल आ गए। ये कॉर्नर वाले पार्टिकल की एक रेडियस इसमें इन्वॉल्व है, जबकि बॉडी सेंटर वाले की देखिए ये तो इसका डायगोनल ही हो गया पूरा, तो इसकी 2 रेडियस इसमें इन्वॉल्व है। और ये रहा कॉर्नर वाला दूसरा पार्टिकल, तो इसकी ये रेडियस इंक्लूड है। क्लियर? हम कह देंगे कि इस जो डायगोनल की लेंथ आई थी वो अपने पास 4r आ गई रेडियस के टर्म्स में। ये अपने पास इसका क्या आ गया, ये हम बोल रहे हैं कि ये एज की लेंथ थी, ये एज की लेंथ थी जिसकी लेंथ हमें पता है a है। एज लेंथ तो सब में a ही होती है। क्लियर? अब देखिए हम बोल रहे हैं यदि इन दोनों को मैच करने वाली ये लाइन अपन ड्रॉ कर दें, ये लाइन ड्रॉ कर दें, तो देखिए ये एंगल अपने पास 90 डिग्री का हो गया। यदि ये 90 डिग्री का एंगल हो गया तो ये ट्राइंगल कौन सा बन गया, ये राइट ट्राइंगल बन गया। क्लियर है? हम कह रहे हैं ये राइट ट्राइंगल हो गया जिसका ये अपने पास परपेंडिकुलर हो गया, जिसकी लेंथ अपने को पता है एज लेंथ a के इक्वल ही होगी। हम कह रहे हैं कि ये अपने पास इसका बेस हो गया जिसकी लेंथ अभी कैलकुलेट करेंगे हम, और ये अपने पास हाइपोटेनस h हो गया। ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर एंड ये बेस हो गया। ये एक राइट ट्राइंगल बन गया। कैसे बना समझ में आया? हमने कहा कि जिस डायगोनल पे सारे पार्टिकल्स आ रहे थे उसकी लेंथ हमने रेडियस की टर्म्स में कैलकुलेट कर ली, 4r आ गई। एक हम बोल रहे हैं कि इस पार्टिकल से जुड़ा हुआ जो भी एज होगा वो ले लेंगे, इधर वाले एज को ले लिया हमने जिसकी लेंथ a अपने को पता है। बट ये देखिए अपने पास अब ये बेस कौन सा बना है, देखिए इस पार्टिकल्स और इस पार्टिकल्स को मिलाने वाला ये बेस बना है अपन ने। बताइए ये बेस है क्या एक्चुअली? ये बेस इस फेस का क्या है, फेस डायगोनल है। यस, देखिए ये फेस बनी अपने पास, ये ऐसी फेस है। हर फेस की हम बोल रहे हैं ये सारी एज लेंथ तो a ही है। क्यूब में हर एंगल 90 डिग्री का ही होता है, तो देखिए ये 90 डिग्री का है अपने पास। ये जो लेंथ है ये कौन सी है? यस, ये रही। ये फेस का जो डायगोनल है, ये फेस का डायगोनल यही अपने पास देखो यहाँ पे किसका काम कर रहा है, इस राइट एंगल में बेस का काम कर रहा है। क्लियर? तो देखिए हम कह रहे हैं कि ये अपने पास इस फेस का डायगोनल है, ये रहा इस फेस का डायगोनल। तो बताइए इसकी लेंथ a होगी क्या? नहीं, ये फेस का डायगोनल है। देखिए अपने पास अब किसी भी एक ट्राइंगल को ले लेंगे, यहाँ पे फिर से राइट एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये राइट एंगल है कि नहीं है? तो हम कह देंगे इसका ये परपेंडिकुलर हो गया, ये इसका बेस हो गया, तो ये हम कह देंगे कि इसका क्या है, हाइपोटेनस। यस, ये भी एक क्या है, राइट ट्राइंगल है। ये राइट ट्राइंगल है। बताइए इसकी एज लेंथ ये a, ये एज लेंथ a, ये बेस हो गया, ये अपने पास परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस की लेंथ अपन कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? यस, पाइथागोरस परमेशन। यस, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हम क्या कह देंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या करती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यस और नो? अरे बोलो भाई। हम कह रहे हैं कि अपने पास ये परपेंडिकुलर, सॉरी ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये अपने पास जो आया ये बेस है। ये बेस अपन कह रहे हैं इस फेस का क्या है, फेस डायगोनल है। फेस डायगोनल है इसलिए हम कह देंगे कि ये क्या करेगा, इस राइट एंगल में ये हाइपोटेनस का काम कर रहा है। चाहे हम ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, ये वाला राइट ट्राइंगल लेंगे, तो देखिए ये 90 डिग्री का एंगल, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये अपने पास बेस हो गया, और ये फिर से हाइपोटेनस हो गया। दोनों ट्राइंगल में सेम ही आ रहा है। तो बताइए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बताइए इस हाइपोटेनस की लेंथ अपने को कैलकुलेट करनी है, तो कितनी हो जाएगी यहाँ से, इस हाइपोटेनस की लेंथ बताइए ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यस, हम कह रहे हैं एज लेंथ तो सब जगह ए ही है, इसलिए ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या आ गया, 2a स्क्वायर। क्लियर? तो देखिए
हम कह रहे हैं अपने पास इसकी लेंथ कितनी आ गई है, इसकी लेंथ अपने पास आ गई है 2a²। इसकी लेंथ हम कह रहे हैं स्क्वायर में बोलेंगे तो 2a²। इसको मैं थोड़ा इधर नोट कर लेता हूं। देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर अपने पास आया है a² प्लस a² यानी कि 2a²। तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 2a²। फिर से हम हाइपोटेनस की लेंथ कैलकुलेट करना चाहें तो बताइए, यहां से इसका अंडर रूट हो जाएगा तो अपने पास √2a² का रूट हो जाएगा a। क्लियर, a है वो अंडर रूट में नहीं है। क्लियर, तो हाइपोटेनस की लेंथ अपने पास कितनी आ गई √2a। हाइपोटेनस हमने इस ट्राइंगल में, इस राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनस ये लिया है, जो इस वाले ट्राइंगल में किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा। बताइए इसी की लेंथ है कि नहीं है, इसकी लेंथ है कि नहीं है, ये हम कह देंगे इस बेस की लेंथ है। तो देखिए अब हमने एक बार इसको देख लीजिए, हम कह रहे हैं कि इसकी लेंथ, इस बेस की लेंथ अपने पास √2a आ गई। इस परपेंडिकुलर की लेंथ अपने को पता है a है, जो एज की लेंथ ही है। तो बताइए इस हाइपोटेनस की, यानी इस पूरे डायगोनल की, इस हाइपोटेनस की लेंथ अपन कैलकुलेट कर सकते हैं क्या। ये फिर से राइट एंगल आ गया, राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल आ गया। इसका मतलब हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, यस और नो। चलिए अब हम कह रहे हैं इस वाले ट्राइंगल को लेते हैं। ये कैसा है, ये समझ में आया। चलो तो देखिए अब हम कह रहे हैं इसकी लेंथ अपने पास √2a आ गई, जो बेस है। ये परपेंडिकुलर है जिसकी लेंथ अपने पास a आ गई। तो बताइए इस हाइपोटेनस की लेंथ अपन कैलकुलेट कर सकते हैं क्या। हाइपोटेनस इक्वल टू क्या आ गया अपने पास a² प्लस में a, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में √2a का होल स्क्वायर। ये ध्यान दीजिएगा, इधर हम कह रहे हैं पाइथागोरस पर में अप्लाई कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हम कह रहे हैं कि ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर a² हो गया, प्लस में बेस का स्क्वायर, बेस अपने पास √2a आया है वहां से, तो √2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां से हम कह रहे हैं देखिए इसकी लेंथ अपने पास रेडियस की टर्म्स में कितनी आ गई थी, ये रेडियस की टर्म्स में अपने पास लेंथ आ गई थी इसकी। चलिए हम कह रहे हैं पहले इसको हाइपोटेनस ही लिख देते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू देखिए a² प्लस में √2a का होल स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब 2a² हो जाएगा। √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। क्लियर, तो अब अपने पास आ गया h² इक्वल टू 3a²। h अपने पास क्या है बताइए, हम कह रहे हैं पहले इस h की स्क्वायर हटा देते हैं, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा। बताइए हम कह देंगे ये √3a² आया, a² का रूट लेंगे तो √3a आ जाएगा। बताइए इस हाइपोटेनस की लेंथ अपने पास कितनी आ गई, √3a। क्लियर है, इसकी लेंथ अपने पास √3a आ गई है एज लेंथ की टर्म्स में। रेडियस की टर्म्स में हमें पहले से ही पता है इसकी लेंथ कितनी है। देखिए r r r और ये r, टोटल 4r हो गया। तो देखिए 4r इक्वल टू अपने पास क्या आया, √3a। क्लियर, तो अब बताइए यहां से r और a में रिलेशन आ जाएगा, हम 4 को उधर डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। क्लियर, तो देखिए यहां से ये रिमूव कर दूं, एक बार देख लीजिए फिर से। हमने कहा था ये हमने राइट ट्राइंगल लिया है, इसके अंदर हम कह रहे हैं इस हाइपोटेनस की लेंथ कैलकुलेट करनी है एज लेंथ की टर्म्स में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम कह रहे हैं कि जो दूसरी फेस का डायगोनल आया था, ये जो इस ट्राइंगल के अंदर बेस का काम कर रहा है, इसकी लेंथ अपन ने कैलकुलेट की, जो √2a आ गई। हम कह रहे हैं इसके अंदर परपेंडिकुलर है जिसकी लेंथ हमें पहले से पता है a है। क्लियर, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके यहां से हाइपोटेनस की लेंथ एज की टर्म्स में भी कैलकुलेट कर लिया, जो √3a आई है। अब हम कह रहे हैं कि रेडियस की टर्म्स में हमें पहले से पता है, तो 4r इक्वल टू √3a आ गया अपने पास। चलिए अब इसकी लेंथ a एंड रेडियस में हम रिलेशन लिख देते हैं, इसको मैं इधर नोट कर रहा हूं। तो देखिए 4r इक्वल टू क्या आ गया, √3a। तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां से, √3a/4। देखिए रूट के अंदर में ओनली 3 है, a एंड
4 नहीं है। क्लियर। तो यहां से अपने पास बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर रेडियस एंड एज लेंथ ए में रिलेशन पता चल गया। चलिए हम इसको भी अपने को याद रखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन कैलकुलेट करेंगे। जैसा हमने यहां पे किया वैसा ही वहां करेंगे। क्लियर। एक बार इसको नट सेल रिवाइज कर लीजिए। क्लियर। चलिए हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, हम बॉक्स में इसकी लेंथ आर और ए में रिलेशन लिख देते हैं। हमारे पास आर इज इक्वल टू आ गया √3a/4। ये अपने पास बीसीसी की रेडियस एंड एज लेंथ में अपने पास रिलेशन आ गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे एफसीसी की, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ये अपने को हमेशा याद ही रखने। पैकिंग इफिशियंसी में अब हमारे पास फॉर्मूले में ओनली एंड ओनली वैल्यू पुट करनी है। क्लियर। तो देखिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, इसका मतलब क्या है, पार्टिकल्स कहाँ कहाँ रहेंगे, यस कॉर्नर पे तो रहेंगे ही रहेंगे, यानी कि सारे कॉर्नर पे पार्टिकल्स रहेंगे। इसके अलावा हम कह रहे हैं फेस सेंटर्ड है तो सारी फेस के सेंटर में भी पार्टिकल रहेंगे। तो देखिए ये सारे कॉर्नर पे आ गए, प्लस में सारी फेस के, यस सारी फेस के सेंटर में भी एक ऊपर और नीचे वाली फेस है तो हम इसको इधर लिख देते हैं। क्लियर। सारी फेस के सेंटर में भी क्या रहेंगे, पार्टिकल्स रहेंगे। क्लियर है। तो देखिए अब हम कह रहे हैं कि हम ऐसी हाइपोथेटिकल लाइन एज्यूम करेंगे जिसमें फेस, यस फेस के सेंटर में है तो फेस के सेंटर वाला पार्टिकल भी आ जाना चाहिए और कॉर्नर वाले पार्टिकल भी आ जाने चाहिए। तो इस बार तो अपने पास सिंपल ही हो जाएगा। देखिए मान लो कि ये फेस है, इसके सेंटर में ये पार्टिकल है और कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल है ही सही। तो देखिए हम कह रहे हैं कॉर्नर वाले पार्टिकल और फेस वाले पार्टिकल को मिलाते हुए एक लाइन एज्यूम करेंगे तो ये फेस का डायगोनल ही हो गया। इस बार तो सिंपल ही हो जाएगा। तो चलिए देखिए मैं किसी एक फेस को इधर ले लेता हूं। जैसे मान लो कि मैंने ये फेस ले लिए, हम कह रहे हैं फेस के सेंटर में भी एक पार्टिकल है कि नहीं। हम कह रहे हैं सारे कॉर्नर पे भी एक पार्टिकल है, सारे कॉर्नर पे भी एक पार्टिकल है। हमें तो किसी ऐसे पार्टिकल को ले लेते हैं, किसी एक फेस को अपन ले रहे हैं। तो बताइए ये कॉर्नर वाले पार्टिकल हो गए, तो ये फेस का पार्टिकल हो गया। तो हम कह रहे हैं कि इसको मिलाते हुए एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो बताइए फेस के सेंटर वाला पार्टिकल भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया, कॉर्नर वाले पार्टिकल भी इंक्लूड हो गए। तो हम कह रहे हैं अब यहां से ये फेस का डायगोनल हो जाएगा तो ये इसकी एज लेंथ और ये एज लेंथ फिर से अपने पास राइट ट्राइंगल बन जाएगा। तो देखिए हम इस राइट ट्राइंगल को ही ड्रॉ कर लेते हैं। अपने पास ये राइट ट्राइंगल बना है, हम कह रहे हैं कि ये इसके कॉर्नर वाले पार्टिकल हो गए, ये सेंटर वाला पार्टिकल हो गया, ये फिर से इस कॉर्नर वाला पार्टिकल हो गया। क्लियर। हम कह रहे हैं कि कॉर्नर वाले पार्टिकल और सेंटर वाले पार्टिकल को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो बताइए क्या होगा, इस फेस का डायगोनल ही हो गया। बताइए फेस डायगोनल की लेंथ अपन ने अभी अभी कैलकुलेट की थी, फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये ए लेंथ का ही तो क्यूब था अपने पास जिसकी एक फेस थी। तो देखिए ये अपने पास फिर से राइट ट्राइंगल बन गया, बना कि नहीं, अरे बोलो भाई बना कि नहीं। ये राइट ट्राइंगल में हम कह रहे हैं ये परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये बेस हो गया। बेस की लेंथ भी अपने पास ए है, परपेंडिकुलर की लेंथ भी अपने पास ए है। अब हम कह रहे हैं कि यदि परपेंडिकुलर और बेस दोनों की लेंथ पता हो तो हम हाइपोटेनस की लेंथ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए हम कह रहे हैं फिर से यहाँ पे रेडियस की टर्म्स में इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, बताइए इस स्फेयर की रेडियस ये हो गई, इस स्फेयर में हम बताइए सेंटर है तो इसकी 2 रेडियस आ जाएंगी। क्लियर। हम कह रहे हैं इस स्फेयर की रेडियस ये हो गई। फिर से बताइए फेस डायगोनल जो है उसकी भी हम बोल रहे हैं कितनी आई है लेंथ, रेडियस की टर्म्स में 4r।
और हम कह रहे हैं एज लेंथ ए की टर्म्स में इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी। अप्लाई कर दो पाइथागोरस पर में, अप्लाई कर दो पाइथागोरस थ्योरम। मैं थोड़ी इधर नोट कर देता हूं, इसको मैं इधर ले जाता हूं। तो देखिए बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अपन ने अप्लाई कर दिए। तो देखिए हम कह रहे हैं ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, ये इसका बेस हो गया, तो ये इसका हाइपोटेनस हो गया। तो हम कह देंगे फिर से हाइपोटेनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर। बेस और परपेंडिकुलर की लेंथ इस बार अपने को पता है ए स्क्वायर हो जाएगा, ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर। दोनों को ऐड कर देंगे, यहां से हम फिर कह देंगे हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √2a। हाइपोटेनस का स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने के लिए हम रूट ले लेंगे दोनों साइड में, तो 2 का रूट हो जाएगा, a स्क्वायर का रूट a आ जाएगा। क्लियर। बताइए हाइपोटेनस अपने पास ये है, इसकी लेंथ रेडियस की टर्म्स में कितनी है। रेडियस की टर्म्स में देखो r r r और r, 4r होगी। तो देखिए 4r इज इक्वल टू अपने पास क्या है √2a। तो यहां से r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √2a/4 हो जाएगा। यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए √2a/4 कितना हो जाएगा ये। यस, इसको हम लिख देंगे √2a/, देखिए हम कह रहे हैं कि 4 को कैसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूं क्या मैं। देखिए √2 इंटू √2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। यानी 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं। ऐसे लिख दिया अपन ने, एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा। बताइए r इक्वल टू क्या अपने पास शेष रहेगा a/2 √2। तो हम कह रहे हैं इस रेडियस की लेंथ आ जाएगी अपने पास, रेडियस की लेंथ कितनी आ जाएगी a/2 √2। तो इतनी सारी थ्योरी अपन ने लिखी है, इसका कहने का मतलब लास्ट में अपने पास रेडियस और एज लेंथ ए में रिलेशन आ गया a/2 √2। क्लियर है। तो ये हमने तीनों में रिलेशन कैलकुलेट कर लिया। एक बार इसको देख लीजिए, ताकि हमें केवल ये बॉक्स वाली जो वैल्यू है यही याद रखनी है। सिंपल क्यूबिक में हम कह रहे हैं रेडियस इज इक्वल टू a/2, याद रखना है। सिंपल क्यूबिक रेडियस इज इक्वल टू a/2। क्लियर। बीसीसी में हम कह रहे हैं रेडियस इज इक्वल टू √3a/4, √3a/4 कैसे आया ये अपन ने देख लिया। एफसीसी में हम कह रहे हैं कि रेडियस इज इक्वल टू क्या है, रेडियस इज इक्वल टू a/2 √2। क्लियर है। तो अब मैं इसको भी केवल एक बॉक्स में क्लोज कर देता हूं, जो अपने को हमेशा याद रखना है। तो देखिए यहां से r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a/2 √2। यानी रेडियस और एज लेंथ में हमें रिलेशन कैलकुलेट कर लिया है। हमें केवल यही लर्न करना है। यदि अपने पास रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन कैलकुलेट हो गया तो पैकिंग एफिशिएंसी में तो ओनली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, इजीली हो जाएगा। बात समझ में आई आपको। चलिए हम कह रहे हैं कि सिंपल क्यूबिक में हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी पता चल गया। बताइए सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ पार्टिकल 1, बीसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल 2, एफसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल 4, 1 2 4। लास्ट लेक्चर में अपन ने कैलकुलेट किया था। अब हमने इनके रेडियस और एज लेंथ में भी रिलेशन कैलकुलेट कर लिया है, तो अब पैकिंग इफिशियंसी हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। तो देखिए अब हम पैकिंग इफिशियंसी की बात करेंगे। चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए। क्लियर। चलिए पैकिंग इफिशियंसी की बात कर लेते हैं अपन। अब तो हमारे पास फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। सिंपल क्यूबिक में देखिए हम पैकिंग इफिशियंसी की बात करेंगे। हमने कहा पैकिंग इफिशियंसी इज इक्वल टू व्हाट इज पैकिंग इफिशियंसी। सो पैकिंग इफिशियंसी इज नथिंग बट इट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल।
यानी एक यूनिट सेल के अंदर पार्टिकल्स के द्वारा जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया जाएगा उसका परसेंटेज ही हम कह देंगे क्या होता है, पैकिंग इफिशियंसी होता है। जैसा मैंने एग्जांपल से बताया कि इस रूम में मान लो कि 100 स्टूडेंट्स के बैठने की कैपेसिटी है, यानी 100 सीट है, बट उसमें से मान लो कि 50% यानी कि 50 सीट है वही ऑक्यूपाइड है। तो बताइए 50 तो ऑक्यूपाइड है, टोटल है 100, तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई 1/2। इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 50%। क्लियर है? तो यही इसकी पैकिंग इफिशियंसी है। चलिए हम पैकिंग इफिशियंसी सिंपल क्यूबिक में कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बताइए एक यूनिट सेल में, इन 1 यूनिट सेल कितने पार्टिकल्स होते हैं। सिंपल क्यूबिक में एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 1 पार्टिकल होता है। इनटू हम क्या लिख देंगे, इस एक पार्टिकल का क्या लिखेंगे, वॉल्यूम, यानी टोटल पार्टिकल्स का वॉल्यूम कैलकुलेट करना अपने को। इनटू क्या लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल। वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल, पार्टिकल हमने स्फेरिकल ही अज्यूम किया है, तो इसका स्क्वायर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, डिवाइडेड बाई अपन क्या लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बताइए यूनिट सेल कैसी होती है। यूनिट सेल तो हम कह रहे हैं कि क्यूबिक क्रिस्टल पढ़ रहे हैं तो सारी यूनिट सेल क्यूबिक ही होंगी, तो नीचे तो हमेशा यूनिट सेल का वॉल्यूम ए क्यूब ही आने वाला है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ए एज लेंथ के क्यूब को अज्यूम किया है। बताइए सिंपल क्यूबिक की बात करें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 हो जाएगा, जो अपन ने लास्ट क्लास में कैलकुलेट किया था। एक वॉल्यूम का पार्टिकल बताइए कितना हो जाएगा, पार्टिकल हमने स्फेरिकल अज्यूम किया है, तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। बताइए आर रेडियस के स्फेयर को ही तो अपन ने अज्यूम किया है, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। क्लियर? डिवाइडेड बाई यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यूनिट सेल हमने इस क्यूबिक अज्यूम की है, तो एक क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। ए एज लेंथ का अपने पास एक क्यूब है, तो उसकी क्या होती है, आर्म का क्यूब ही तो, आर्म का क्यूब ही तो क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है। आर्म की पावर 3 लिख दी अपन ने, आर्म या एज लेंथ अपन ने ए मानी है। क्लियर? अब देखिए हमारे पास ऊपर आर है और नीचे ए है। क्लियर? हम किसी भी एक जगह पे आर और ए में रिलेशन लिखेंगे। क्लियर? जैसे हम कह रहे हैं कि अपन ने कैलकुलेट किया था 1 × 4/3 पाई, आर की जगह अपन ने क्या लिखा था, आर आया था सिंपल क्यूबिक में a/2, तो ये a/2 का क्यूब हो जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे ए क्यूब है अपने पास। क्लियर है? तो देखिए नीचे हम कह रहे हैं कि लिख देंगे 4/3 पाई, a/2 का क्यूब कितना हो जाएगा, a का क्यूब तो a क्यूब ही रहेगा, ये by2 है, यानी इसको अपन नीचे डिनोमिनेटर में ले आते हैं, हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे। 4/3 को भी अपन ने ऐसे लिख दिया, तो बताइए नीचे अपने पास ए क्यूब है जो इसका वॉल्यूम लिया था यूनिट सेल का, नीचे और क्या आ जाएगा अपने पास 2, यस 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 हो जाएगा। हम कह रहे हैं ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया अपने पास, थोड़ा मैं इधर नोट कर देता हूं इसको, 4/3 पाई ए क्यूब से ए क्यूब हम बोल रहे हैं कि कैंसिल हो चुका है, तो हमने पास ऊपर बचा है 4/3 इंटू पाई बचा है, हम कह रहे हैं नीचे 3 है इंटू 8 है। क्लियर? ए क्यूब से ए क्यूब हमने कैंसिल कर दिया, तो बताइए ये भी 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, टोटल अपने पास कितना बच गया है π/6। देखिए अपने पास पैकिंग एफिशिएंसी π/6 आ गई है, ये परसेंटेज में नहीं है। अभी अपन इसको परसेंटेज की बात करेंगे तो क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यदि परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, तो देखिए परसेंटेज की बात करेंगे तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, π/6 लिखें या फिर π/6 इंटू 100 लिखें, एक ही बात है। ये हम कह रहे हैं कि परसेंटेज में आ जाएगी, जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास आ जाएगा 52.8%। ये पैकिंग एफिशिएंसी अपने पास किसमें आ गई, परसेंटेज में। क्लियर? हम कह रहे हैं सिंपल क्यूबिक की पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 यूनिट सेल, टोटल एक ही पार्टिकल होता है, इनटू एक पार्टिकल का वॉल्यूम लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब।
डिवाइडेड बाय यूनिट सेल की शेप हमने कैसे ली है, क्यूबिक ही है, तो क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब। हमने इसको सॉल्व किया, आर और ए में रिलेशन लिख दिया, आर इज इक्वल टू क्या होता है सिंपल क्यूबिक में ए बाई 2। क्लियर। तो देखिए हम कह रहे हैं कि ये हमने इसकी वैल्यू पुट की तो अपने पास पाई बाई 6 आया है लास्ट में। इस पाई बाई 6 को हम कह रहे हैं कि परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करते ही अपने पास कितना है 52.8%। क्लियर। चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको एक साथ ही लिख देता हूं, फिर ओनली बॉक्स में लिख दूंगा। अपने पास कितनी है ये टोटल पैकिंग इफिशियंसी 52.8%। क्लियर। चलिए ये फॉर्मूला हम बोल रहे हैं सब में यही अप्लाई होगा, फॉर्मूला तो यही अप्लाई होने वाला है सब में। तो हम कह देंगे सिंपल क्यूबिक की पैकिंग इफिशियंसी कितनी आ गई अपने पास, यस 52.8%, और इसी को हम बोल देते हैं पाई बाई 6। क्लियर। सेकेंड हम बीसीसी की पैकिंग इफिशियंसी जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। बता दीजिए फॉर्मूला सेम रहेगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन यूनिट सेल बीसीसी में कितने होते हैं, टोटल 2 पार्टिकल्स होते हैं। कैसे आए थे ये लास्ट क्लास में अपन ने कैलकुलेट कर लिए थे। इनटू वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल सेम ही रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई एक यूनिट सेल का वॉल्यूम हम कह रहे हैं कि क्यूबिक ही है यूनिट सेल, तो ए क्यूब ही आएगा। तीनों के फॉर्मूले में नीचे ये भी सेम रहेगा, ए क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब भी सेम रहेगा। चेंज होगा तो क्या होगा, ओनली एंड ओनली नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन यूनिट सेल। और क्या चेंज होगा, इस रेडियस का हम एज की टर्म्स में वैल्यू लिख देंगे, यानी ए की टर्म्स में आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी सब में। बस ये आ गया अपने पास। हम कह रहे हैं कि अब तो सिंपल ही हो जाएगा 4/3 पाई आर की वैल्यू अपन ने क्या कैलकुलेट की थी, यस बीसीसी में हमने कैलकुलेट की थी √3a/4। इसका क्या लिखेंगे अपन, क्यूब लिखेंगे, आर का क्यूब है। हमने कहा रेडियस की वैल्यू हमने ये लिख दी बीसीसी में जो अभी कैलकुलेट की थी, डिवाइडेड बाय नीचे तो अपने पास ए क्यूब ही आएगा। क्लियर। अब हम इसको थोड़ा सिंपल वे में लिख लेते हैं, तो यहां से आ जाएगा 8 पाई। देखिए √3 का क्यूब क्या हो जाएगा, क्यूब लिखने के लिए हम √3 को एज ए 3 टाइम्स लिख देते हैं। इसको करेंगे तो 3 हो जाएगा इंटू √3, तो √3 का क्यूब कितना आ जाएगा अपने पास 3√3। तो यहां से इंटू लिख देते हैं हम 3√3 डिवाइडेड बाई, देखिए ए क्यूब से नीचे वाला ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, नीचे अपने पास डिनोमिनेटर में ओनली एंड ओनली ये 3 बचा है, तो ये 3 आ जाएगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। तो अब हम कह रहे हैं कि फिर से हम यदि परसेंटेज में वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहां से निकल के आएगा कितना, ये अपने पास निकल के आता है कितना, ये आ जाएगा 68%। इसकी वैल्यू अपने पास आती है 68%। इसको सोल्व कर लीजिएगा। 8√3 पाई अपने पास आया, पाई की वैल्यू अपन नोट कर लेंगे, पाई की वैल्यू लिख देंगे 22 डिवाइडेड बाई 7 और 3.14। क्लियर। पाई की वैल्यू अपन लिखेंगे तो यहां से अपने पास वैल्यू निकल के आएगी 68%। तो बताइए बीसीसी में पैकिंग इफिशियंसी कितनी आ गई अपने पास 68%। तो मैं फिर से बीसीसी की केवल यही वैल्यू लिख देता हूं। कैसे आया है ये समझ में आया, हमें केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो बीसीसी की पैकिंग इफिशियंसी कितनी आ गई अपने पास 68%। क्लियर है। नेक्स्ट हम एफसीसी के लिए लिखेंगे सेम फॉर्मूला सेम प्रोसेस, हम केवल और केवल तो चेंज आ रहा है उसको लिखेंगे। तो देखिए हम इसको थोड़ा शॉर्ट में से लिख देते हैं। सेकंड में बीसीसी की पैकिंग इफिशियंसी 68% आ गई है। थर्ड हम कह रहे हैं एफसीसी, एफसीसी के लिए हम कह रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन यूनिट सेल कितने हो जाएंगे 4। यस बीसीसी में 2 पार्टिकल्स होते हैं जबकि एफसीसी में एक यूनिट सेल में 4 पार्टिकल्स आएंगे, ये अपन ने कैलकुलेट कर लिया था। अब हम कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल्स तो सेम ही रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब भी लिखने वाले हैं, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमेशा ए क्यूब ही रहने वाला है। क्लियर। अब हम कह रहे हैं कि केवल और केवल आर की वैल्यू पुट करनी है। देखिए आर की वैल्यू अपने पास कितनी आई थी, यस कितनी आई थी, आर इज इक्वल टू ए अपॉन 2√2 अभी भी कैलकुलेट की थी अपन ने। तो a अपॉन 2√2 का क्यूब कर देंगे,
डिवाइडेड बाई अपने पास ए क्यूब ही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ये अपन ने लिखा था टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि हमने आर की वैल्यू लिख दी, आर इज इक्वल टू क्या लिखा है, ए अपॉन 2√2, क्यूब है तो क्यूब कर देंगे। क्लियर। अब देखिए हमने इसको थोड़ा सिंपल वे में लिख लेते हैं, 4 इंटू 4 16/3 पाई हो जाएगा। चलिए ऊपर की वैल्यू हम ऊपर ही लिख लेते हैं, अपॉन यहां से अपन बोल रहे हैं क्या आ जाएगा, ए क्यूब, यह आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हम कह रहे हैं कि 3 तो यह आ गया, और 2√2 का क्यूब, यस 2√2 का क्यूब करना है, इसका मतलब अपने को इसको 3 टाइम्स लिख लेते हैं, 2√2। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 8 इंटू, देखिए √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू यहां से क्या बचेगा, √2। तो देखिए यहां से अपने पास कितना निकल के आ गया, 16 इंटू √2। क्लियर है। तो देखिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे अब इस 2√2 का क्यूब लिख देंगे कितना, 16√2। नीचे अपने पास ए क्यूब ही था, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। अपने पास जो बच गया है ये अपन इधर लिख देते हैं। तो देखिए ऊपर हम कह रहे हैं पाई रह गया है, पाई डिवाइडेड बाई 3√2, ये तो आ गया अपने पास इसकी टर्म्स में। जबकि हम कह रहे हैं यदि परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो क्या कर देंगे, हर जगह 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। यहां क्या है तो यहां भी कर देंगे। क्लियर है। तो देखिए अब अपने पास आ गया पाई अपॉन 3√2 इंटू 100। इसको जब सोल्व करते हैं तो अपने पास वैल्यू निकल के आती है 74, परसेंटेज में आएगी क्योंकि अपन ने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। क्लियर है। तो हम कह रहे हैं कि एफसीसी में पैकिंग इफिशियंसी अपने पास कितनी निकल के आ गई, 74%। एक बार इसको नोट कर लीजिए, हमें केवल वैल्यू लर्न रखनी है, वैल्यू तो हमें न्यूमेरिकल के लिए हर जगह चाहिएगी। प्रोसेस हम कह रहे हैं सेम ही है सब में, केवल और केवल हमें रेडियस एंड एज लेंथ ए के अंदर रिलेशन पता चल जाए तो हम कह रहे हैं कि फॉर्मूले में हम इजीली वैल्यू पुट कर सकते हैं, यस और नो। तो चलिए अब हम कह रहे हैं कि इन तीनों को हम एक साथ लिख देते हैं इधर। क्लियर। तो हमने देखो पैकिंग इफिशियंसी कैलकुलेट की सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी की। सबसे पहले पैकिंग इफिशियंसी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए अपने को, है ना। ऐसा नहीं हो रामायण पूरी देख ली और पता ही नहीं चला कि सीता किसका बाप था, यस और नो। तो हमें पहले पैकिंग इफिशियंसी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। व्हाट इज पैकिंग इफिशियंसी? पैकिंग इफिशियंसी इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय टोटल पार्टिकल्स इन 1 यूनिट सेल। यानी टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल में से जितना वॉल्यूम पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं उसका परसेंटेज ही हम कह रहे हैं पैकिंग इफिशियंसी हो जाएगी। क्लियर है। तो हमने तीनों की सेम प्रोसेस से कैलकुलेट की। कैलकुलेट करने के लिए हमने सबसे पहले रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन कैलकुलेट किया, यस और नो। तो हमने तीनों की पैकिंग इफिशियंसी कैलकुलेट कर ली। तो चलिए अब हम इसकी एक टेबल बना लेते हैं। तीनों यूनिट सेल का हम कंपैरेटिवली स्टडी करें तो देखिए इधर मैं लिख देता हूं सिंपल क्यूबिक, इधर मैं लिख देता हूं बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और इधर एफसीसी की वैल्यू लिखेंगे। कौन से पैरामीटर में या कौन सी क्वांटिटी लिख रहे हैं इसकी बात हम इधर कर लेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं डेफिनेशन ही बता देते हैं कि इनमें पार्टिकल्स कहां रहेंगे। सिंपल क्यूबिक है तो ओनली एंड ओनली एट कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स रहेंगे। यदि बीसीसी है इसका मतलब कॉर्नर्स पे तो रहेंगे ही रहेंगे, एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर में यानी क्यूब के सेंटर में भी रहेगा। एफसीसी है इसका मतलब कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल्स रहेंगे ही रहेंगे, इसके अलावा सारी फेस के सेंटर में एक एक पार्टिकल रहेगा। क्लियर है। तो हम एक क्यूबिक क्रिस्टल की सारी यूनिट सेल की कंपैरेटिवली स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 यूनिट सेल। तो बताइए सिंपल क्यूबिक में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने थे, 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4।
क्लियर है। सबसे फर्स्ट क्लास में हमने यही कैलकुलेट किया था, बोलो भाई किया था कि नहीं किया था। हम कह रहे हैं सबसे पहले अपन ने ये कैलकुलेट कर लिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो अपने को लेंथ रखने हर टाइम। सेकंड हम कह रहे हैं, सेकंड हम रिलेशन ले लेते हैं, रिलेशन बिटवीन आर एंड ए, रेडियस और एज लेंथ। रेडियस किसकी, स्फेयर की। जो हमने पार्टिकल माने वो स्फेरिकल माने तो उसकी रेडियस आर हो जाएगी, और जो यूनिट सेल मानी है वो हमने क्यूबिक मानी है तो उसकी एज लेंथ ए हो जाएगी। इनमें रिलेशन हमने कैलकुलेट किया था आर इजक्वल टू ए अपॉन 2। बोलो भाई क्या था कि नहीं। बीसीसी में हमने रेडियस इजक्वल टू क्या कैलकुलेट किया था, √3a अपॉन √3a डिवाइडेड बाई 4, ये कैलकुलेट किया था। हम कह रहे हैं एफसीसी में हमने रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन निकाला था a अपॉन 2√2, यही रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन था, सब में था कि नहीं। चलिए थर्ड नंबर पे हम कंपेयर कर लेते हैं इनको पैकिंग इफिशियंसी से। सबसे इंपॉर्टेंट है पैकिंग इफिशियंसी से, इनको डिफरेंशिएट करते हैं पैकिंग इफिशियंसी। तो बताइए भाई पैकिंग इफिशियंसी अभी भी कैलकुलेट किया अपन ने, सिंपल क्यूबिक में कितनी हो जाएगी, 52.8% आई थी, परसेंटेज में लिख देंगे अपन, या फिर इसी को अपन ने कैलकुलेट किया था परसेंटेज से पहले π/6, एक ही बात है। चलो हम परसेंटेज में ही लर्न रखेंगे, परसेंटेज में ही लर्न रखेंगे। चलिए बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी अपने पास आई थी कितनी, 68%। एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी आई थी अपने पास 74%। क्लियर है। तो इस तरह से हमने इन तीनों को कंपेरेटिवली पढ़ लिया है, यस और नोट। ये हम कह रहे हैं कि सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी की कंपेरेटिवली स्टडी है, ओनली पैकिंग एफिशिएंसी की नहीं है। अब तक अपन ने तीनों यूनिट सेल के बारे में जितना पढ़ा है उसकी स्टडी है, उसका हम कह रहे हैं कि ये शॉर्ट टेबल अपन ने ड्रॉ कर लिया, इंपॉर्टेंट टेबल है, हर टाइम अपने को लर्न रखनी है। हम इससे न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। अपन नेक्स्ट लेक्चर में इन सारे टाइप की यूनिट सेल से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। क्लियर है। तो देखिए हम कह रहे हैं, हमने क्यूबिक क्रिस्टल पढ़ा है, क्यूबिक क्रिस्टल है इसका मतलब सारी की सारी यूनिट सेल की शेप तो क्यूब जैसी ही होगी, लेकिन क्यूब में भी हम कह रहे हैं पार्टिकल्स कहां कहां पे सिचुएटेड है, उसके बेसिस पे हमने 3 यूनिट सेल पढ़ी है इसमें, यस और नोट। इसमें यूनिट सेल में भी यदि हम डेप्थ में जाएं तो ये हमारे पास प्रिमिटिव यूनिट सेल थी, ये दोनों अपने पास सेंटर्ड यूनिट सेल के सब टाइप्स थे, यस और नोट। तो हम कह रहे हैं कि ये अपने पास आ जाएगी तीनों यूनिट सेल की कंपेरेटिवली स्टडी, किसमें, इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो नेक्स्ट टाइम पे हम इन यूनिट सेल की डेंसिटी की बात करेंगे, डेंसिटी की बात करेंगे। डेंसिटी यानी वॉल्यूम डिवाइडेड बाई, सॉरी मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, डेंसिटी यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इससे पहले देखिए हमारे पास मास तो अपन कैलकुलेट कर ही लेंगे, वॉल्यूम अपने पास फिर से आएगा तो अपने पास यही वॉल्यूम होगा। देखिए रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन निकाल लिया है, तो यहीं से हम फिर से वॉल्यूम निकालेंगे। यूनिट सेल का वॉल्यूम अभी अभी अपन ने कैलकुलेट किया था, ए क्यूब ही होगा, यस और नोट। तो चलिए इस लेक्चर के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट में अपन डेंसिटी ऑफ दीज यूनिट सेल एंड डिफेक्ट ऑफ वॉइड्स की बात करेंगे। इसके अलावा इन यूनिट सेल में ये जो पार्टिकल्स है ये अरेंज्ड कैसे रहते हैं, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल, इन दोनों ही की हम बोल रहे इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। तो अपने पास इसके 3 सब टॉपिक्स और रह गए, डेंसिटी, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड डिफेक्ट और वॉइड्स। तो इन सब की बात करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए थैंक यू।